गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और चैप्टर है क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 4। हम लोग रोज़ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग आराम से कुछ देर 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर आप छोटी सी चीज़ सीख जाएं, मेरा प्रयास रहता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 3-4 फैक्टर्स को डिस्कस किया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पे सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कॉलम में बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है बच्चों, ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स, हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, पर बच्चों जैसा कि परंपरा है कि जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ाई की, 1 साल 2 साल बाद वो हमें याद रहे, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोगों के भी दिमाग से उतर जाता था। तो डेफिनेटली तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ये ओशियन करंट आखिर होता क्या है, हालांकि तुम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, ओशियन करंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सी वाटर, ओशियन वाटर, movement of ocean water from equator to poles and from poles to equator। यानी समुद्र का जो पानी है, महासागर का जो पानी है, उस पानी का मूवमेंट इक्वेटर से पोल की तरफ जब वो पानी धारा के रूप में चलता है, या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ, यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, और या फिर उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। तो पानी का ये जो पानी में जो ये गति रहती है, पानी का जो ये बहना होता है, इसे ही हम ओशियन करंट कहते हैं, समुद्रिक जलधारा कहते हैं। अब ये मूवमेंट ऑफ वाटर ये क्यों होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ क्यों होता है, या पोल्स से इक्वेटर की ओर ये मूवमेंट क्यों होता है, इसके 1-2 कारण होते हैं बच्चों। होता क्या है कि सबसे पहले समझते हैं इक्वेटर के पास की स्थिति। बच्चों, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, यानी वो लाइन, वो काल्पनिक रेखा, काल्पनिक, इमेजिनरी, ऐसी वास्तव में कोई रेखा नहीं होती। हमने अपने समझने के लिए, इस धरती को अच्छे से समझने के लिए, हमने कुछ लैंडमार्क्स बनाए हैं, जैसे 2 ध्रुव यानी 2 पोल बनाए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके अलावा हमने कुछ वर्टिकल लाइंस और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, रेखाएं अपने मन से बनाई हैं काल्पनिक, ताकि हम धरती पर किसी भी जगह को लोकेट कर सकें।
है ना, इस अर्थ पे किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकें कि वो प्लेस कहाँ पर है, उसकी क्या लोकेशन है, उसका क्या एड्रेस है ना। तो इसके कारण हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की कल्पना की। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो दोनों मिल करके किसी भी जगह को लोकेट करने में, किसी भी जगह का एड्रेस बताने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों, जो पानी में, समुद्र में बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, वो भी इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले एड्रेस पे चलते हैं। हवा में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले जो हवाई जहाज़ हैं, वो भी बच्चों इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले एड्रेस पर ही ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, चलते हैं, है ना। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। ये काल्पनिक रेखाएं जरूर हैं, लेकिन इस काल्पनिक रेखाओं ने वास्तविक ज़िंदगी पर पूरी तरह से काबू पा रखा है। इस वास्तविक धरती को ये हमें पहचानने में बहुत सारी चीज़ें जानने में मदद करते हैं। इसके अलावा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बच्चों वो और भी बहुत सारी सहायता करते हैं। जैसे लैटिट्यूड्स जो है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि धरती पर कहाँ कितनी गर्मी पड़ेगी या कितनी ठंड पड़ेगी। ये लैटिट्यूड डिसाइड करता है। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जब हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम सी को डिस्कस कर रहे थे, हम लोग प्रेशर और विंड सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, और हम लोग जब लैटिट्यूड को डिस्कस कर रहे थे जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है, तो मैंने बताया था कि लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड इस तरह से, लैटिट्यूड जो होता है उसके दो काम होते हैं। एक तो मेन काम होता है, लैटिट्यूड जो है किसी भी अर्थ पे किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हमारी सहायता करता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल करके वो किसी भी जगह का एड्रेस, एक तरह से एक पता होता है, वो एड्रेस होता है। और लैटिट्यूड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, खास फंक्शन ये होता है कि वो पूरे अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड करता है। यानी धरती पे कहाँ कितनी सूरज की रोशनी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, ये बात हमें लैटिट्यूड से समझ में आ जाती है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का भी जो मेन फंक्शन होता है, टू लोकेट एनी प्लेस, लैटिट्यूड के साथ मिल करके किसी जगह को लोकेट करना, उसका एड्रेस, उसका पता ठिकाना, है ना। और लॉन्गिट्यूड का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बच्चों। लॉन्गिट्यूड जो होता है बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। वो किसी भी जगह का टाइम डिसाइड करता है, यानी कहाँ पर कितने बज रहे होंगे, ये बात हमें लॉन्गिट्यूड से पता चल जाती है कि वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट में है। और इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं, अंदाज़ा क्या, एक्यूरेट पता लगा लेते हैं कि वहाँ पे कितना बज रहा होगा, उस वहाँ टाइम क्या हो रहा होगा। ये बच्चों मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना। और अभी मेरे पास थोड़ी सी संसाधनों की कमी है। हालांकि ये क्लाइमेट चैप्टर जो है बोर्ड पे समझाने में इसको ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन मैं बहुत कम समय में सारी व्यवस्था, सारे अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको बोर्ड पर डायग्राम बना करके आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए आप कुछ ना कुछ सुनते रहिए मेरी बातों को। तो लॉन्गिट्यूड इस तरह से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैंने शॉर्ट में बता दिया। लेकिन जो हम लोग मेन चीज़ डिस्कस कर रहे थे बच्चों, ओशियन करंट, तो ये मैं बता रहा था कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, यानी समुद्र का जो ओशियन है, महासागर का जो पानी है, वो इक्वेटर से पोल की तरफ चलता है या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ चलता है। तो अब ध्यान दो बच्चों, समुद्र का, महासागर का पानी की वो धारा, महासागर के जल की वो धारा जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, वो गर्म जलधारा कहलाती है, यानी वार्म ओशियन करंट। वो पानी गर्म होता है क्योंकि इक्वेटर पे सूर्य की रोशनी बहुत सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है इक्वेटर के आसपास। तो वहाँ पर जो समुद्र का पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। पानी गर्म हो जाता है बच्चों, तो पानी जब भी गर्म होगा तो वो हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। तो गर्म पानी हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। और तुम लोगों ने
विज्ञान में, साइंस में पढ़ा होगा कि जो है जो हीट है, हीट जो ट्रेवल करती है वो फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, है ना। जो गर्मी होती है उसके ट्रेवल, वो कैसे ट्रेवल करती है, यानी गर्म से ठंडी की ओर। तो ये जो गर्म पानी है ये ठंडे पानी की तरफ ऊपर ही ऊपर, तो ठंडा पानी किस तरफ मिलेगा बच्चों, ठंडा पानी मिलेगा पोल की तरफ। पोल्स जो हैं हमारे, जो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उधर चूँकि वो हायर एकदम एक्सट्रीम लैटिट्यूड है, वो एकदम हायर लैटिट्यूड है, ठीक है, तो वहाँ पर सूरज की किरणें एकदम न के बराबर जाती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड, है ना। -70 डिग्री, -60 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर रहता है, तो ठंड है वहाँ पे। तो ये जो है, ये जो हल्का हुआ पानी है ना, ये पोल्स की तरफ जाता है ना, क्योंकि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है बच्चों, फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो गर्म जलधारा है ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ बहती है, ठीक है। अब गर्म जलधारा यानी जो वार्म ओशियन करंट है वो इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जा रही है। अब इस गर्म जलधारा के रास्ते में जो भी स्थलीय भूभाग, जो भी लैंडफॉर्म मिलेगा, जो भी ज़मीनी इलाका, जो भी स्थलीय इलाका मिलेगा, जो भी द्वीप मिलेगा, आइलैंड मिलेगा, या किसी देश का समुद्र के किनारे से अगर बह रही है वो गर्म जलधारा, तो डेफिनेटली बच्चों वो उस लैंड एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगी, उस लैंड एरिया के जलवायु को प्रभावित करेगी। अब क्या होगा, जहाँ पर जिस देश या जिस ज़मीन के टुकड़े के बगल से गर्म जलधारा बह रही है, महासागर की, समुद्र की, तो क्या होगा, गर्म जलधारा के कारण क्या होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, यानी पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा गर्मी के कारण, बादल बनेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, बारिश होगी, उस इलाके में बारिश ज़्यादा होगी, और क्या बोलते हैं, तापमान भी हॉट और ह्यूमिड होगा, यानी गर्मी भी होगी और हवा में नमी भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से गर्म जलधारा इस तरीके से मौसम को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। उसी तरह से बच्चों आप चलते हैं पोल की तरफ। पोल्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस तरफ जो है वाटर की जो डेंसिटी है, पानी का जो घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, यानी पानी के अंदर भार, जो पानी का भारीपन है वो ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है वाटर की, पोल्स की तरफ। तो अब क्या होता है, जो भारी पानी होता है बच्चों वो नीचे की तरफ रहता है। अब क्या होता है कि जब इक्वेटर के तरफ से ऊपर ही ऊपर पानी गर्म हो रहा है और ऊपर ही ऊपर पानी पोल्स की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि इक्वेटर के तरफ पानी की एक तरह की वैकेंसी हो जा रही है। भाई पानी वहाँ से निकल करके जा रहा है वो पोल्स की तरफ, तो वहाँ पानी की वैकेंसी हो जा रही है, पानी की मतलब कमी हो जा रही है। तो उस कमी को नीचे ही नीचे पूरा करने के लिए पोल की तरफ से, ध्रुवों की तरफ से पानी इक्वेटर की तरफ आता है, नीचे ही नीचे, ठीक है। लेकिन चूंकि वो पानी ठंडा होता है, क्योंकि वो पोल्स की तरफ से आ रहा है, तो वो पानी ठंडा होता है, इसलिए हम उसको कोल्ड करंट बोलते हैं, यानी ठंडी जलधारा। तो इस तरह से पोल से और इक्वेटर की तरफ भी जलधाराएं आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कोल्ड ओशियन करंट बोलते हैं। अब वो जो ठंडी जलधारा है वो जिन इलाकों के किनारे से गुजरेगी, तो वहाँ के मौसम को वो क्या कर देगी बच्चों, कोल्ड, ठंडापन देगी, है ना, ड्राइनेस देगी। ड्राइनेस यानी हवा में जो एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो जल वाष्प होते हैं वो कम होंगे, ड्राई, सूखा क्लाइमेट होगा, बारिश कम होगी क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो इलाका, उस इलाके का टेम्परेचर भी डिक्लाइन हो जाएगा, यानी तापमान भी कम हो जाएगा, ठंड वहाँ ज़्यादा पड़ेगी,
जिस इलाके के बगल से कोल्ड ओशियन करंट गुजरेगी। इस तरह से जो ओशियन करंट हैं वो किसी भी एरिया के, किसी भी रीजन के, किसी भी कॉन्टिनेंट के या किसी भी कोस्टल इलाके के जो क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा कि ओशियन करंट किस तरीके से एक क्लाइमेटिक कंट्रोल का काम करती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों, ये फाइनली हम इसको वीडियो को वाइंड अप करने से पहले हम लोग ये एक लास्ट जो क्लाइमेट कंट्रोल है, रिलीफ है ना, रिलीफ, इसको पढ़ते हैं। रिलीफ क्या होता है इसको समझते हैं। फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। हाई माउंटेन्स act as barrier for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of mountains remains relatively dry. बच्चों रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ आप सोचते हो रिलीफ का मतलब तो बहुत सारी कई निकाला जाता है, लेकिन हमारी ज्योग्राफी में रिलीफ का मतलब होता है स्थलाकृति। जो स्थल है उसकी आकृति कैसी है, यानी जो धरती है वो किस तरह की है ना, मतलब वो मैदानी है कि पहाड़ी है कि पठारी है, किस तरह की है ना। रिलीफ स्थलाकृति इसको मतलब बोलते हैं। ठीक, तो इससे भी जलवायु पर, क्लाइमेट पे असर पड़ता है। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपके बुक में कि जो हाई माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी जलवायु को कंट्रोल करने की, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय को ले लो, विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में इनकी गिनती होती है। हिमालय जो माउंटेन रेंज है ना, जो श्रृंखला है पर्वतों की, बहुत ऊंचे हैं ये। अरे इसमें तो संसार की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी है। तो ये क्या करते हैं, ये पहाड़ जो हैं ये ठंडी हवाओं को रोकते हैं। कहीं से अगर कोई ठंडी हवा आ रही है तो ये पहाड़ जो हैं उनके बीच में एक बैरियर, एक रुकावट का काम करते हैं, जिसके कारण जो लीवर्ड साइड है, बच्चों देखो लीवर्ड साइड क्या होती है, एक होती है विंडवर्ड साइड, एक होती है लीवर्ड साइड। यानी पहाड़, अगर हम बीच में पहाड़ को खड़ा कर दें तो जिस तरफ से हवा आ रही है और पहाड़ से टकरा रही है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जो उसका जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा है, पीछे पहाड़ का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ की हवा नहीं जा पा रही है, उसको हम लोग लीवर्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये पहाड़ जो है ठंडी हवाओं को रोक देते हैं, ठंडी हवाओं को रोक देते हैं, तो पहाड़ के पीछे के इलाके का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कुछ ठंड से बच जाता है। बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे देश में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, उत्तर दिशा में, हमारे देश की उत्तर दिशा में जो हिमालय माउंटेन है, यदि वो नहीं होते, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, यदि ये पहाड़ नहीं होते तो आज की डेट में जितना भी उत्तरी भारत का इलाका है, नॉर्दर्न इंडिया जो है, सर्दियों के मौसम में हम लोग खाली शीतलहर झेल रहे हैं, ठंड झेल रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोगों का भी अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसा हाल हो जाता। यानी हमारे यहाँ भी बर्फ़ गिरना एक सामान्य बात हो जाती। टेम्परेचर जो है -15 -18 डिग्री में होता हमारे उत्तर भारत के हर इलाके में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होती। लेकिन ये जो हिमालय है, ये उधर की तरफ से आने वाली, उत्तर पश्चिम के तरफ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं
है ना, उन हवाओं को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से हमारा जो उत्तरी भारत है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बच जाता है। एक बात, एक तो इस तरीके से पहाड़ों ने जलवायु को, क्लाइमेट को प्रभावित किया। इसके अलावा एक तरीका एक और होता है, एक होता है बच्चों, ज्योग्राफी में कहा जाता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक रेनफॉल यानी जो बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं उसको, बारिश होती है बच्चों। क्या होता है कि हवाएं, समुद्र की तरफ से हवाएं आई, समुद्र की तरफ से यदि हवा आती है तो उसमें ह्यूमिडिटी यानी नमी बहुत होती है, वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर से भरी हुई ये जब हवाएं आती हैं, पहाड़ बीच में आ गया, इनके रास्ते में बाधा के रूप में, ऑब्स्टेकल के रूप में पहाड़ आ गया। अब ये हवाएं जो है पहाड़ से टकरा गई, पहाड़ को पार नहीं कर पाई, भारी हो गई, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, बादल बन गया और पानी बरसना शुरू हो गया। तो पहाड़ के जिस तरफ से ये हवाएं आई, टकराई और पानी बरसाना शुरू कर दिया, उधर का क्लाइमेट तो बढ़िया हो गया भाई, वहाँ बारिश मिल गई। लेकिन जो अपोजिट साइड है यानी लीवर्ड साइड है, जहाँ की वो जो ह्यूमिड एयर है, जो नमी वाली जो हवा है वो जा नहीं पाई, तो वो ड्राई रह गया। वो लीवर्ड साइड जो है ना, रेन शैडो एरिया कहलाएगा, यानी वहाँ पे बारिश नहीं होगी, वो सूखा इलाका होगा। तो भारत में ही इसका एग्जाम्पल आप देख लो। भारत में जून जुलाई अगस्त में मॉनसून का जो महीना आता है, तो दक्षिण की तरफ से महासागर, इंडियन ओशियन की तरफ से हवाएं आती हैं जिनमें नमी होती है। ये हवाएं आती हैं और जहाँ इनको पहाड़ मिल जाता है, पहाड़ से टकरा जाती हैं, तो उधर तो बारिश कर देती हैं, लेकिन पहाड़ के पीछे वाले इलाके सूखे हो जाते हैं। जैसे आप राजस्थान को देख लो, पश्चिमी राजस्थान को, है ना, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के बीच में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अब क्या होता है बच्चों, जो ये तुम्हारा उत्तर पूर्वी वाला जो मॉनसून की जो ब्रांच है, ये मॉनसून की हवाएं आती हैं, अरावली की पहाड़ियों से टकरा जाती हैं, तो पूर्वी राजस्थान में तो कुछ बारिश हो जाती है, लेकिन पश्चिमी जो राजस्थान है वो पूरी की तरह, चूँकि वो अपोजिट साइड में है, लीवर्ड साइड में है, तो वो रेन शेडो एरिया में हो जाता है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में आप देख लो, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे। तो इस तरह से बच्चों रिलीफ जो होता है यानी स्थलाकृति जो होती है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, आज काफ़ी हो गया, आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए गुड नाइट।